साल 1973। ये कहानी है क्रिस्टीन और उसकी फैमिली द मिलो फैमिली की, जो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सिंक होल में केव डाइव करने। लेकिन इनके साथ जो होता है वो इन्हें अंदर से तबाह कर देता है। सो गाइस, मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हो द सॉफ्ट सिंक होल ट्रेजेडी। नेम क्रिस्टीन, एज 19। क्रिस्टीन एक टीनेज लड़की होने के बावजूद भी वो एक एक्सपर्ट डाइवर थी। वो सिर्फ 5 साल की उम्र से ही डाइविंग कर रही थी, क्योंकि इनके फादर ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेशनल डाइवर थे। क्रिस्टीन, स्टीफन, ग्लेन, इन तीनों के पास स्कूबा डाइविंग में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, जिसमें क्रिस्टीन करंटली साउथ वेल्स की टाइटल होल्डर थी, जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस डाइवर ही अचीव कर पाते हैं। इनके कजन जॉन बुकर मैन भी एक्सपीरियंस डाइवर थे। इन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस था और अब इन 4 की बन जाती है एक एक्सीलेंट डाइविंग टीम। सो सभी प्लान बनाते हैं द सॉफ्ट सिंक होल विजिट करने का और वहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाने का, जो कि माउंट गैम्बियर और ओशियन के बीच में एक जमीन पर है, जिस जमीन को कुछ डेयरी फार्मर्स ओन करते हैं। और पता है गाइस, ये सिंक होल मिलने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। सो एक दिन किसान अपने घोड़े को लेकर जमीन पर चल रहा था और तभी अचानक से घासों के बीच में एक होल के अंदर वो घोड़ा गिर जाता है और तब वो किसान उस होल को नोटिस करता है। इससे पहले उनमें से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया था। वो सरप्राइजली देखता है कि जमीन में एक होल है जो रफली 20 फीट गहरा है और नीचे दूरी पर पानी नजर आ रहा था। ये चीजें किसान के लिए अमेजिंग भी थी और थोड़ी डरावनी भी थी। लेकिन इसमें किसान के पास एक सवाल था जिसका जवाब क्लियर नहीं था कि क्या ये होल यहाँ पहले से था या घोड़े की वजह से कोलैप्स होकर ये होल बन गया है। वो किसान पत्थरों से इसे बंद करना चाहते थे। वो एक एक पत्थर अंदर फेंकना शुरू करते हैं। ऐसा करते हुए वो अंदर हजारों छोटे छोटे पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन सभी पत्थर उस अंधेरी जगह के पानी में गायब हो रहे थे। ये छोटे होल के 20 फीट नीचे एक बड़ी लेक थी, ऑलमोस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी। अगर दिन का समय हो तो बाहर बहुत सी सफायर ब्लू बीम ऑफ लाइट अंदर आती है, जो पानी से रिफ्लेक्ट करती है और पूरी रूम लाइट अप हो जाती है। और तभी से केवल इसका नाम द सॉफ्ट रख देते हैं। द सॉफ्ट ऑफ लाइट की वजह से वाटर लेवल से एग्जैक्ट 60 फीट की गहराई में वहां सरफेस में वही हजारों पत्थर पड़े हुए मिलते हैं, जिसे लैंड ओनर ने इसे बंद करने के लिए फेंका था। ये रॉक पाइल्स ऊपर होल के एग्जैक्टली नीचे थे और ये एंकर पॉइंट की तरह भी काम करते थे, जिससे डाइवर्स पत्थरों को देखकर वो एरिया को रिकॉग्नाइज कर पाते। सो बेसिकली जहाँ रॉक पाइल्स पड़े हुए थे वहां से 2 रास्ते निकलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ दोनों टनल और भी गहराई में जाते हैं। मेन चेंबर से एक टनल साउथ वेस्ट को जाता है 260 फीट गहरा और दूसरा टनल नॉर्थ वेस्ट को जाता है 407 फीट गहरा। और ये मैप 1973 के बाद बना था और 1973 से पहले इसमें 800 से भी ज्यादा लोग डाइव कर चुके हैं। और तब तक सभी को यही लगता था कि नॉर्थ वेस्ट का जो टनल है वो बॉटमलेस है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, क्योंकि इसकी डेप्थ तक जाकर टच करना इम्पॉसिबल था। लेकिन 28 मई 1973 को 9 डाइवर्स इंक्लूडिंग मिलो फैमिली यहाँ आए हुए थे एक न्यू रिकॉर्ड बनाने 250 फीट की गहराई में जाकर। सो बेसिकली केव के एक ऐसे पॉइंट पर जाना जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आती हो, यानी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0, और कुछ खतरनाक चीजें जिससे ये सभी अनजान थे। सभी सिंक होल के बाहर एक ट्राइपॉड सेटअप करते हैं जो इस तरह से दिखता है और एक रस्सी नीचे उतारते हैं जो इन्हें अंदर जाने और बाहर आने में मदद करने वाली थी। एक डाइवर ऊपर ही रुकता है सप्लाई और सेफ्टी को मैनेज करने के लिए और 8 डाइवर्स नीचे चेंबर में उतरते हैं। इस टीम में एक रॉबर्ट स्मिथ थे जो प्रेसिडेंट थे डाइविंग क्लब के। वो इस सॉफ्ट को 20 बार से भी ज्यादा विजिट कर चुके थे, लेकिन वो क्रिस्टीन और मिलो फैमिली के रिकॉर्ड बनाने वाले इस प्लान से अनजान थे। उनका सिंपल प्लान था कि सभी 200 फीट की गहराई तक ही जाएंगे, जिससे सभी मेन चैम्बर के पास ही रहेंगे और होल से वो बीम ऑफ लाइट इन सबको गाइड करेगी। और इसलिए ये ग्रुप नीचे दूसरी रस्सी भी नहीं ले गया था एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। असल बात तो ये है, इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल प्लान नहीं था। बिना एक इस्टेब्लिश लीडर के किसी के बीच कोई कोऑर्डिनेशन और कोई प्लान था ही नहीं। और दूसरी, केव डाइविंग उस समय न्यू थी, तो उस समय अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर प्रोटोकॉल भी इस्टेब्लिश नहीं थे। तीसरी और सबसे डेंजरस बात ये थी कि किसी को प्रॉपर केव के अंदर डाइव करने का एक्सपीरियंस था ही नहीं। सभी को एक्सपीरियंस था सिर्फ ओपन वाटर में डाइव करने का, जहाँ क्लियर ब्राइट वाटर होता है, जिसमें डाइवर्स खुद को आराम से ओरिएंट कर पाते हैं। जबकि केव डाइविंग में सभी चीजें उल्टी होती हैं। शुरू में सभी नॉर्मल चल रहा था, सभी रॉक पाइल एरिया को भी क्रॉस कर लेते हैं। क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन एंड 4 डाइवर गॉर्डन नॉर्थ वेस्ट की टनल के सेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो तुरंत 250 की गहराई को टच कर कर वापस आ जाएंगे और ये करने से इनका एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन ये समय था 1973 का, जिसमें स्कूबा डाइवर्स रेगुलर एयर स्लेंडर का यूज करते थे और इसमें डाइवर्स की एक लिमिटेशन होती
जाती है कि कितनी देर तक वो ये सिलेंडर यूज करते हैं, अदरवाइज इन पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का इफेक्ट शुरू हो जाता है। बेसिकली नाइट्रोजन नार्कोसिस इफेक्ट होता है जब डाइवर्स के एयर सिलेंडर में प्रेशर बढ़ जाता है। जिस तरह से वो डाइवर्स गहराई में आगे बढ़ते हैं, एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो डाइवर्स के ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो जाती है और डाइवर्स नाइट्रोजन नार्कोसिस का इफेक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, जो सिमिलर होता है अल्कोहल से, जैसे कि चक्कर आना, ड्रंक आदमी जिस तरह से बिहेव करता है। और ये कंडीशन और भी कई ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब डाइवर्स मेनली 200 फीट की गहराई में डाइव कर रहे हो। केव डाइविंग डायनेमिक ओपनली स्कूबा डाइविंग से कई ज्यादा अलग होती है और इन्हें ये जल्दी एहसास होने वाला था। 180 फीट की गहराई तक रॉबर्ट सुमित पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। रॉबर्ट एक्सपीरियंस डाइवर थे तो वो तुरंत नाइट्रोजन नार्कोसिस को पहचान लेते हैं और वो दूसरे टीममेट को सिग्नल देकर वापस मेन चेंबर की तरफ लौट आते हैं, सेफ एरिया के पास। नीचे ग्लेन क्रिस्टीन के पीछे ही था तो ग्लेन उसके शोल्डर को टैप करता है और उससे वापस चलने को कहता है, लेकिन वो वापस लौटना नहीं चाहती थी। वो और भी डीपर सेक्शन में जा रही थी। इसे 250 फीट की गहराई को टच करना था। ग्लेन क्रिस्टीन के लिए टेंशन नहीं लेता और वो भी इसे सिग्नल देकर वापस सेफ एरिया की तरफ लौट आता है। रॉबर्ट के सेफ एरिया पहुंचने के जस्ट 8 मिनट बाद ग्लेन भी इसके पास वापस लौट चुका था। उसके पीछे राइनोल्ड और पीटर भी आ जाते हैं क्योंकि इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और फिर उन सभी को रियलाइज होता है कि वो चारों तो अंदर ही रह गए हैं और अभी तक तो उन सभी के सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। ग्लेन तुरंत पैनिक में न्यू सिलेंडर लेता है और घबराते हुए 225 फीट की गहराई में अंदर जाता है। वो लेज की तरफ नीचे आते हैं लेकिन इन्हें वहां सिर्फ स्टीफन का कैमरा और फ्लैशलाइट नीचे गिरा हुआ मिलता है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे ग्लेन कभी देखना नहीं चाहता था, मगर अफसोस ये सच था। इन्हें अभी तक ये रियलाइज हो चुका था कि क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन और गॉर्डन अब तक मर चुके होंगे और तभी से ये बन जाती है इतिहास की डेड लिस्ट केव डाइविंग इंसिडेंट। लेकिन टनल में हुआ क्या था? जब तक चारों टनल की गहराई में जा रहे थे तब तक इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी और इन्हें समझ आ चुका था कि इन्हें जल्दी करने होगी। सभी में नाइट्रोजन नार्कोसिस के सिम्टम्स भी नजर आ रहे थे, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाले हुए थे और अपने टास्क पर फोकस कर रहे थे। इस गहराई में इस समय तक सभी की एयर कंप्रेस्ड हो चुकी थी, यानी वो एक ब्रीथ में 7 टाइम एयर यूज कर रहे थे, जितना वो नॉर्मल सरफेस पर एयर यूज करते हैं। हालांकि वो अपने भाइयों के साथ थे, एक ग्रुप में थे, तो इसे अब तक लग रहा था कि वो 250 फीट की गहराई के रिकॉर्ड को अचीव कर लेंगे, लेकिन इन्हें 250 की गहराई को अचीव करने के लिए इन्हें अभी 300 फीट की एक लीनियर डायरेक्शन में चलना होगा। और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे इनकी हवा और तेज कम हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम थी, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी सिल्ट की। ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चारों डाइवर्स एक छोटी स्पेस में थे जहाँ पूरा पानी सिल्टेड था और वो धूल नीचे सिल्टिंग होने का नाम नहीं ले रही थी। सिल्टिंग की वजह से वहाँ विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि वो अपने हाथ के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। क्रिस्टीन को एहसास हो चुका था कि वो 250 फीट की रिकॉर्ड को अचीव नहीं कर पाएंगे। इनके पास वापस मुड़ने का आखिरी ऑप्शन था, लेकिन वापस मुड़ना जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। सिल्टेड पानी में डाइव करते हुए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है जिससे वो रॉक पाइल्स के एरिया तक पहुंच जाएं। वो सिंक होल की रोशनी भी आना बंद हो चुकी थी क्योंकि बाहर का मौसम क्लाउडी हो चुका था। ऑक्सीजन की लेवल डेंजरस ही लो हो रही थी। अगर वो अभी बाहर जाने का रास्ता खोज लेते हैं तो उनका वहां पहुंचना नामुमकिन था। क्रिस्टीन बाहर खोजने के अटेम्प्ट में वो सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ चली जाती है जिससे वो सिल्टेड वाटर से बच सके। पीछे गॉर्डन भी यही सेम काम करता है। दोनों ऊपर सीलिंग के पास डाइव कर रहे होते हैं। वो पैनिक से फ्लैश लाइट से ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं जिससे इन्हें सही डायरेक्शन नजर आ जाए। ऊपर सीलिंग से इन्हें चोट भी लगती है क्योंकि ऊपर के पत्थर बहुत रफ थे। इनकी बेचैनी की भारी कोशिशों ने इनके सिलेंडर में हवा और तेजी से कम कर दी थी। इस समय तक गॉर्डन और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे को पकड़कर रुक जाते हैं। इन्हें रियलाइज हो चुका था कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। दोनों गुफा के फर्श पर गिर जाते हैं। अब तक जॉन वॉकरमैन भी कम हवा और नाइट्रोजन नार्कोसिस से सफर कर रहे थे। वो भी केव के फर्श पर गिर जाते हैं। इन चारों में से स्टीफन सबसे आगे थे और वो वापस लौटने में काफी हद तक कामयाब हो गए थे, लेकिन अब इनके सिलेंडर में भी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अफसोस इतनी मेहनत के बावजूद भी वो बच नहीं पाते। ग्लेन जो नीचे सबको खोजने आया था उन्हें सिर्फ स्टीफन का कैमरा और फ्लैशलाइट ही मिलता है, लेकिन सभी की बॉडीज की कोई खबर नहीं थी। इन्हें रियलाइज हो चुका था
कि वो चारों मर चुके हैं और वो थक हार कर वापस लौट आते हैं। अगले दिन पुलिस आती है बॉडीज की रिकवरी के लिए और वो केव के 200 फीट की गहराई तक जाते हैं, जहाँ केव में पानी अब तक सिल्टेड था, लेकिन इन्हें किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। पुलिस यहाँ महीनों तक सबको खोजती है, लेकिन किसी की भी कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन अगले साल जनवरी में इसके लैंड ओनर के पास फिल्म क्रूज आते हैं केव डाइविंग की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। लैंड ओनर से परमिशन लेने के बाद वो सभी केव के अंदर घुसते हैं और सभी फिल्म क्रू पानी के 50 फीट की गहराई में जाते हैं और उन्हें अपने साथ प्रोफेशनल लाइटिंग इक्विपमेंट भी साथ में थे। और जब केव के अंदर वो लाइट को ऑन करते हैं तो पूरी केव में दिन की तरह रोशनी हो जाती है। इसमें से एक टेक्नीशियन नोटिस करता है कि कोई तीसरा पर्सन इसके पीछे है और फिर वो इसे देखकर डर जाता है और वो क्लोजली उसे जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक डेड बॉडी है। एक बेड सूट में वो पर्सन था स्टीफन, क्रिस्टीन का भाई। मार्च 1974 इसके लैंड ओनर के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल था कि इसकी जमीन के नीचे 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और इसके लिए वो एक डाइविंग टीम से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें केव के अंदर भेजते हैं। डाइविंग टीम को 185 फीट की गहराई में क्रिस्टीन की बॉडी मिलती है टनल के सरफेस पर और उसके जस्ट बगल में गॉर्डन की भी बॉडी होती है और फिर उनके 20 फीट नीचे चौथे आदमी की बॉडी मिलती है, जॉन बोकरमैन की, लेज के पास। मीलो फैमिली में ग्लेन मीलो अब अकेला रह गया था और इनके तीनों सिबलिंग्स मर चुके थे और शायद तभी से ये बन जाती है इतिहास की डेडलिस्ट डाइविंग डिजास्टर। लेकिन इस इंसिडेंट से एक चीज अच्छी होती है, ऑस्ट्रेलिया में एक केव डाइवर्स एसोसिएशन बन जाती है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और फर्दर डिजास्टर को रोकने के लिए। केव डाइवर्स के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ एक फ्रेमवर्क तैयार की जाती है जिसे गाइडलाइन में रहकर डाइवर को डाइव करनी होगी। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है आतिफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।